तो आज हम एक बहुत बड़े सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो इस वक्त भारत के सामने खड़ा है और इसका जवाब कहीं ना कहीं ये तय करेगा कि एक देश के तौर पर हम दुनिया में कहाँ खड़े हैं। द इंडियन एक्सप्रेस के एक लेख के आधार पर आज हम इसी सवाल का विश्लेषण करेंगे कि भारत को क्या करना चाहिए। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सवाल बहुत सीधा है, लेकिन इसका जवाब उतना सीधा नहीं। सवाल यह है, क्या भारत को अमेरिका की तरफ से प्रस्तावित गाजा शांति बोर्ड में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार कर लेना चाहिए? सुनने में ये जितना आसान लगता है, असल में इसके मायने बहुत गहरे हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये गाजा शांति बोर्ड आखिर है क्या चीज। देखिए, लेख के मुताबिक ये गाजा के लिए एक शासन चलाने का तंत्र है, एक गवर्नेंस मैकेनिज्म जिसे अमेरिका जैसी बाहरी ताकतें सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन यहाँ जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि इसे एक बाहरी तौर पर थोपी गई ट्रस्टीशिप की तरह देखा जा रहा है। तो चलिए अब हम एक एक करके द इंडियन एक्सप्रेस के उस लेख में दिए गए उन 4 बड़े तर्कों को समझते हैं जो कहते हैं कि भारत को इस प्रस्ताव को क्यों ठुकरा देना चाहिए। पहला तर्क जुड़ा है आत्मनिर्णय यानी सेल्फ डिटर्मिनेशन के सिद्धांत से। लेखक इसे सहमति का सवाल कहते हैं। मतलब यहाँ पे जो मूल बात कही जा रही है वो ये है कि असली शांति उन लोगों की मर्जी के बिना आ ही नहीं सकती जिन पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ने वाला है। अगर फिलिस्तीनी लोगों की अपनी संप्रभु सहमति के बिना कोई भी व्यवस्था बना दी जाती है तो असल में शांति की व्यवस्था कहला ही नहीं सकती। और लेखक यहाँ पर एक बहुत ही तीखी, बहुत ही पावरफुल तुलना करते हैं। वो कहते हैं कि इतिहास में ऐसी व्यवस्थाओं को एक नाम दिया गया है, मानवीय चोले में औपनिवेशिक प्रशासन। और ये एक ऐसी कहानी है जिससे भारत खुद बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे तर्क पर। यह भारत की अपनी विदेश नीति और उसके भू राजनीतिक परिणामों से जुड़ा है। इसे कहा गया है स्वायत्तता का सवाल। अब देखिए, इस निमंत्रण के साथ एक बहुत बड़ी रकम भी जुड़ी हुई है, $1 बिलियन। लेकिन लेख ये कहता है कि इसे सिर्फ मदद की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये एक तरह का प्रलोभन हो सकता है जो एक खास राजनीतिक स्टैंड लेने से जुड़ा है। तो यहाँ पर जो खतरा बताया गया है वो ये है कि अगर भारत ये प्रस्ताव मान लेता है तो उसकी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, मतलब कि अपनी विदेश नीति के फैसले खुद लेने की आज़ादी, वो कम हो सकती है। भारत की असली ताकत इसी में है कि वो दुनिया की सभी बड़ी शक्तियों से अपने हिसाब से स्वतंत्र रूप से बात कर सकता है। इस बोर्ड में शामिल होने का मतलब होगा कि भारत किसी और के जियोपॉलिटिकल एजेंडे का हिस्सा बन जाए। और लेखक कुछ बहुत ही साफ साफ जोखिमों की ओर इशारा करते हैं। भारत को उन फैसलों के नतीजे भुगतने पड़ेंगे जिन पर उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है। एक तरफ से उस पर प्रॉक्सी कब्जे का इल्जाम लगेगा तो दूसरी तरफ से पूरी तरह साथ ना देने का। मतलब जैसा कि लेख में कहा गया है, कभी कभी समझदारी इसी में होती है कि आप किसी मेज पर बैठे ही ना। चलिए अब तीसरे तर्क को देखते हैं जो भारत की साख और उसके प्रभाव से जुड़ा है, खासकर ग्लोबल साउथ के देशों के बीच। यह है विश्वसनीयता का सवाल। देखिए, भारत ने कई दशकों की मेहनत से ग्लोबल साउथ में एक भरोसेमंद आवाज के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। लेखक की चिंता यह है कि अगर भारत एक ऐसे बोर्ड में शामिल होता है जिसे कई देश अन्यायपूर्ण मानते हैं तो उसकी सालों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। लेख का ये कोटेशन आप देखिए, इस जोखिम को बिल्कुल साफ कर देता है। दुनिया ये देख रही है कि भारत क्या करता है, सिर्फ ये नहीं कि वो क्या कहता है। भारत अन्याय के स्टेबलाइजर के तौर पर देखे जाने का जोखिम नहीं उठा सकता। और अब आते हैं चौथे और आखिरी तर्क पर। यह तर्क सतही स्थिरता और असली शांति के बीच का जो बारीक सा फर्क है उसे सामने लाता है। यह है न्याय का सवाल। तो यहां लेखक 2 अलग अलग तरह की शांति की बात कर रहे हैं। एक होती है सच्ची शांति, जो जवाबदेही और लोगों की सहमति से आती है और जो टिकती है, और दूसरी होती है थोपी हुई शांति, जो अन्याय पर पर्दा डालती है और जो आगे चलकर सिर्फ और ज्यादा विरोध को ही जन्म देती है। तो लेखक की जो सबसे गहरी आपत्ति है वो यही है। उनका मानना है कि बिना किसी जवाबदेही के कोई शासन थोपने का मतलब है कि आप अन्याय को ही एक नॉर्मल प्रशासनिक प्रक्रिया बना रहे हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप किसी बड़े संकट का मैनेजमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन न्याय देने की बात भूल ही गए हैं। तो सवाल उठता है कि अगर भारत को ना कहना चाहिए तो फिर उसे करना क्या चाहिए। अच्छी बात यह है कि लेखक सिर्फ समस्या नहीं बताते बल्कि एक रास्ता भी सुझाते हैं। तो आइए उस पर नजर डालते हैं। लेखक 4 बहुत ही ठोस और सकारात्मक कदम सुझाते हैं। पहला, बिना किसी राजनीतिक शर्त के मानवीय सहायता दी जाए।
दूसरा, यूएन एजेंसियों के जरिए पुनर्निर्माण में मदद की जाए। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय कानून के पक्ष में मजबूती से खड़ा रहा जाए। और चौथा, बातचीत और संयम के लिए अपने डिप्लोमेटिक चैनलों का इस्तेमाल किया जाए। और आखिर में लेखक की ये बात पूरी बहस का निचोड़ है। भारत को अपना नाम, अपना इतिहास और अपने संवैधानिक मूल्यों को एक ऐसी प्रक्रिया से नहीं जोड़ना चाहिए जो मैनेजमेंट को न्याय समझ लेती है। ये सवाल सिर्फ विदेश नीति का नहीं है, बल्कि ये भारत की अपनी पहचान का भी सवाल है।